हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हमारी इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है, इसका पार्ट नंबर 27 का पार्ट बी। ओके, ये पार्ट नंबर 27 ही है जो कल मैंने अपलोड किया था, लेकिन छोटा सा टॉपिक रह गया था वो मैं यहाँ पर कवर कर देता हूँ, इसीलिए मैंने इसका नाम पार्ट बी रख दिया है। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बैंकों का वर्गीकरण, इसमें कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानी चाहिए और पेपर में कई बार यहाँ से पूछा जाता है, इसीलिए मैं यहाँ पर कवर कर देता हूँ जल्दी से। ओके, तो नंबर 1, यहाँ पर बाजारी मूल्य के आधार पर भारत की सबसे बड़ी बैंक। ओके, यहाँ पर हम लोग भारत की बात कर रहे हैं, इधर ये भारत की बात है। ओके, तो बाजारी मूल्य के आधार पर भारत की सबसे बड़ी बैंक है वो HDFC बैंक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब ये बाजारी मूल्य क्या होता है? ओके, इसको इंग्लिश में कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन, आप लोगों को हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखनी है, या फिर इसको मार्केट वैल्यू भी बोलते हैं, किसी भी तरह से बोल सकते हैं मार्केट वैल्यू या फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन, या फिर हिंदी में बाजारी मूल्य। कुछ भी पेपर में दिया रखा हो इसका मतलब यही होता है। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कोई भी बैंक होती है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं क्लब बैंक का। ओके, क्लब बैंक मेरी है, तो मेरे बैंक में मैं मानता हूँ 1000 शेयर हैं। शेयर आप लोग जानते होंगे, ओके, इकाई जिसको बोलते हैं। ओके, जितनी वैल्यू होती है तो उसे कई भागों में बांट दिया जाता है, उसी को इकाई कहते हैं, फिर इंग्लिश में उसको शेयर बोल सकते हैं। ओके, मानते हैं मेरी जो बैंक है, क्लब बैंक है, इसमें 1000 शेयर हैं, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकल के आएगा? तो जितने शेयर होते हैं उसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाता है एक शेयर की वैल्यू। मानते हैं एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है, तो इसको हम इससे गुणा कर देंगे और जो वैल्यू हमको प्राप्त होगी, मानते हैं 10,000 रुपए हमको यहाँ पर प्राप्त होंगे, तो 10,000 रुपए है, यही क्या हो गई हमारे बैंक की, मतलब क्लब बैंक की मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया, या फिर इसको मार्केट वैल्यू भी बोल सकते हैं, या फिर हिंदी में बाजारी मूल्य बोल सकते हैं। तो आप लोग समझ गए मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। जितने कुल शेयर होते हैं उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं एक शेयर की वैल्यू से, तो जो भी हमें वैल्यू या फिर अमाउंट प्राप्त होता है उसको हम मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। जैसे मैंने पीडअप कैपिटल बताया था, पेड अप कैपिटल आप लोग जानते हैं ना, बैंक की स्थापना के लिए जितने पैसों की आवश्यकता होती है उसे पेड अप कैपिटल बोलते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो ऐसी बुकें पे आपको ध्यान रखनी है, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे कहते हैं, ओके, और पेड अप कैपिटल कैसे कहते हैं। इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं परिसंपत्ति के आधार पर भारत में जो सबसे बड़ी बैंक है वो SBI है। अब ये परिसंपत्ति क्या होता है, जिसको इंग्लिश में एसिड बोलते हैं। ओके, मैंने जब आपको एनडीटीएल पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एसिड के बारे में बताया था। तो एसिड किसे कहते हैं, परिसंपत्ति किसे कहते हैं? मानते हैं ये बैंक है, ओके, SBI बैंक है या कोई भी बैंक है, इसके पास कुल जमा राशि 100 रुपए है। अब इस 100 रुपए में से उसने 80 रुपए, इस 100 रुपए जमा राशि आई, ओके, हम लोगों ने जमा किए थे इस SBI के पास, इसमें से इसने 80 रुपए ऋण के रूप में अन्य लोगों के लिए दे दिए। तो ऋण के रूप में जितनी वैल्यू, जितने रुपए दिए हैं वो इस बैंक के क्या हो गए, एसेट हो गई, परिसंपत्ति कहलाएगी। ओके, तो ये 80 रुपए SBI की क्या कहलाएगी, परिसंपत्ति कहलाएगी या फिर एसेट कहलाएगी। तो आप लोग समझ गए ना, सबसे ज्यादा ऋण किसने दिया है, SBI ने दिया। और ब्रांचेस, शाखाओं के आधार पर भी सबसे बड़ी बैंक है वो SBI है, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से आप लिख सकते हैं कि शाखाओं के आधार पर भारत की सबसे बड़ी बैंक SBI है, और साथ में एसेट यानी कि परिसंपत्ति के आधार पर सबसे बड़ी बैंक है वो SBI है। लेकिन बाजारी मूल्य के आधार पर सबसे बड़ी बैंक भारत की कौन सी है, HDFC बैंक है। और भारत की दूसरी सबसे बड़ी बैंक है वो ICICI बैंक है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी बैंक। अब हम लोग वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में आ जाते हैं, विश्व में आ जाते हैं। अभी हम लोग भारत की बात कर रहे थे, अब हम लोग देखते हैं भारत में सबसे बड़ी बैंक कौन कौन सी है। तो बाजारी मूल्य के आधार पर ये मार्केट कैपिटलाइजेशन मैंने आप अभी बताया, मार्केट कैपिटलाइजेशन या फिर बाजारी मूल्य क्या होता है, इस आधार पर विश्व की सबसे बड़ी बैंक है वो JP मॉर्गन है। ओके, कौन सी बैंक है, JP मॉर्गन है, ये आपको ध्यान रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, इसी तरह परिसंपत्ति के आधार पर, मतलब एसेट के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी बैंक है वो ICBC है, ये चाइना की बैंक है, इसकी फुल फॉर्म होती है इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना। ये आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। ओके, और शाखाओं के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी बैंक है वो स्टैंडर्ड चार्टर बैंक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो थोड़ी सी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, याद रखनी है। और यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ, एक सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक के बारे में मैंने बताया था। एक कोऑपरेटिव बैंक ऐसी है जो एकमात्र ऐसी बैंक है जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आती है,
बल्कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ओके, ऐसा क्यों है? वो बैंक कौन सी है? वो है रिपको चेन्नई बैंक। एक कौन सी बैंक है? रिपको चेन्नई बैंक है, जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आती है, बल्कि किसके अंतर्गत, सॉरी मुझे आज हिचकियां बहुत आ रही हैं, किसके अंतर्गत आती है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ओके, आप लोग समझ गए। अब गृह मंत्रालय के अंतर्गत क्यों आती है? एकमात्र ऐसी बैंक है भारत की, आप लोगों के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना। तो चलिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ। ओके, जैसे ये अपना भारत है, ओके, और इधर यहाँ पर श्रीलंका है। देखिए, जब श्रीलंका है, यहाँ से लोग माइग्रेट किए थे, तमिल लोग यहाँ पर जब समस्याएं उत्पन्न हो गई थी ना, तो बहुत सारे तमिल लोग भारत में आए थे। तब जब ये भारत में आए थे, तो इनके पुनर्वास के लिए, तमिल लोगों के लिए, जो तमिल लोग थे, इन लोगों के लिए पुनर्विकास के लिए इस बैंक की स्थापना की गई थी, रिपको चेन्नई बैंक। तो एक किस तरह का मुद्दा है? एक गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही तो आएगा, क्योंकि होम अफेयर्स का मुद्दा हो गया ना। जो माइग्रेंट्स थे, इनके विकास के लिए इस बैंक की स्थापना की गई थी, इसीलिए इसे वित्त मंत्रालय के अंतर्गत नहीं रखा गया, बल्कि इसको गृह मंत्रालय के अंतर्गत रखा गया। तो कोई भी चीज होती है तो उसके पीछे की स्टोरी होती है, वो आपको जाननी चाहिए, मैंने यहाँ पर आपको बता दी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो मैंने कल आपको टॉपिक पढ़ाया था, इसका छोटा सा एक रिवीजन कर लेते हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जा करके देख सकते हैं। आप यहाँ पर रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है। ओके, तो हम लोग कल देख रहे थे बैंकों का वर्गीकरण। हम लोग देख रहे थे बैंकों का वर्गीकरण। तो हमने वर्गीकरण किया, तीन भागों में बैंकों का वर्गीकरण किया। शेड्यूल बैंक का, नंबर एक कॉमर्शियल बैंक, दूसरा रीजनल रूरल बैंक, तीसरा कोऑपरेटिव बैंक। जो कॉमर्शियल बैंक है, जिसको हम हिंदी में वाणिज्यिक बैंक बोलते हैं, इसे हमने दो भागों में बांटा। एक बैंक हो सकती है सार्वजनिक क्षेत्र की, या फिर एक बैंक हो सकती है निजी क्षेत्र की। ओके, जो सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक होगी तो उसे हम प्राइवेट सेक्टर की बैंक बोल देंगे, जो निजी क्षेत्र की बैंक होगी उसे हम प्राइवेट सेक्टर की बैंक बोल देंगे। सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकें हैं, वो भी दो तरह की हो सकती है। या तो वो राष्ट्रीय बैंक हो सकती है, राष्ट्रीय बैंक मैंने आपको बताया था जिसकी स्थापना गवर्नमेंट के द्वारा की जाए, उसे हम राष्ट्रीय बैंक बोलेंगे। या फिर ऐसी बैंक हो सकती है, कभी एक प्राइवेट सेक्टर की बैंक रही हो, उसका राष्ट्रीयकरण कर लिया हुआ हो, मतलब गवर्नमेंट ने राष्ट्रीयकरण उसका कर लिया हो, तो उसे राष्ट्रीयकृत बैंक बोलेंगे। ओके, तो बहुत ही सिंपल है। और प्राइवेट सेक्टर की बैंक भी दो तरह की हो सकती हैं, या तो इसकी स्थापना किसी भारतीय ने की हो, या भारतीय व्यक्तियों ने मिलकर की हो, तो ऐसी बैंक को इंडियन बैंक या फिर भारतीय बैंक बोल देंगे। या फिर कोई विदेशी व्यक्ति हो, या फिर विदेशी व्यक्ति मिलकर के किसी बैंक की स्थापना करें, तो उसे विदेशी बैंक बोल देंगे, या फिर फॉरेन बैंक बोल देंगे। इसी तरह रीजनल रूरल बैंक, जिसको क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बोलते हैं, मैंने आप लोगों के लिए बताया था, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब इसकी अलग से स्टडी जारी नहीं की जाती है, बल्कि अब इसको इसी में एक अलग से एक स्टडी कॉमर्शियल बैंक में ही रख दिया गया है। अब इनकी स्थापना नहीं की जाती है। तो दो चीजें आपको इसमें याद रखनी है। नंबर एक, इनकी संख्या घटकर अब 36 बची है। 36 आरआरबीसी से बची हैं, और इनमें से 14 अकेली एसबीआई ऑपरेट करती है। और नंबर दो, आपको ध्यान रखना है कि अब इनकी स्थापना, आरआरबीस की जो स्थापना है वो नहीं की जाती। तो दो चीजें आपको याद रखनी है, ज्यादा इसमें याद नहीं रखना है। और इसकी अब अलग से स्टडी जारी नहीं की जाती है। तो तीसरी चीज आपको ये याद रखनी है। ओके, तो कल मैंने बहुत ही विस्तृत में इसके बारे में बताया था। ओके, तो आप लोग कल की वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखी, पार्ट नंबर 27। ओके, तो आप लोग जाकर के सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर इकोनॉमिक्स बाय आरजी सर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इकोनॉमिक्स बाय आरजी सर, जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको मेरी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। मैंने जिसमें इकोनॉमिक्स एकदम हलवा की तरह पढ़ाई, आप लोग समझ सकते हैं ना, मैंने अभी इतने अच्छे से इतनी सारी चीजें क्लियर की, आप कुछ भी नहीं भूलने वाले। इसीलिए अच्छे से देखिए, कुछ चीजें नोट कर लीजिए, तो आप लोग इकोनॉमिक्स एकदम हलवा की तरह समझ जाएंगे, एकदम जैसे खेल खेल में। ओके, चलिए हम लोग सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक की बात कर लेते हैं। ये भी दो तरह की होती हैं, एक स्टेट कोऑपरेटिव, दूसरी अर्बन कोऑपरेटिव। मैंने आपको बताया था स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, और इनमें अंतर इतना ही होता है, इसको रजिस्टर किया जाता है वो स्टेट सोसाइटी एक्ट के द्वारा किया जाता है। इसका जो रजिस्ट्रेशन किया जाता है वो किया जाता है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट के द्वारा किया जाता है। बस इतना ही अंतर होता है। ये होती है, ये सिर्फ एक ही राज्य में, जैसे एक ही राज्य में इसकी शाखाएं खोली जा सकती हैं। और जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऐसी होती है, इनकी स्थापना एक राज्य या फिर अन्य राज्यों में भी की जा सकती है। बस इतना ही अंतर होता है, ज्यादा अंतर नहीं होता है। अगर कोऑपरेटिव बैंक है जिसकी स्थापना जिला स्तर पर हो, उसको कहते हैं सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं। अगर ऐसी जो कोऑपरेटिव बैंक होती है जिसकी स्थापना ग्रामीण स्तर पर हो, उसको पीएससी बोलते हैं। पीएससी बहुत ज्यादा न्यूज में रहती है, आप लोग जानते हैं। ओके, तो पीएससी इनको बोलते हैं। आप लोगों को इसकी फुल फॉर्म बतानी है। ओके, जो मैंने आपको बताई थी, प्राइम एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, सॉरी मैंने तो बताई थी, यहाँ पर कोई नहीं। ओके, तो फिर भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, तो आपको एक कमेंट बॉक्स में बताना है इसकी फुल फॉर्म।
और मैंने यहाँ पर आपको एक बताया था पहले, जो कोऑपरेटिव बैंक थी ये आरबीआई के नियंत्रण में नहीं आती थी, आरबीआई के नियंत्रण में नहीं आती थी। आपको वो डेट बतानी है किस डेट से आरबीआई के नियंत्रण में ये लोग आई थी। मैंने देखिए 2 बार 3 बार इसको रिपीट करके मैंने आप लोगों के लिए बताया था। तो कुछ चीजें हैं जो आपको रिवाइज करनी है, वरना आप लोग भूलते जाएंगे, तो डेट आप लोगों के लिए बतानी पड़ेगी। ओके, तब पहले ये था क्या आरबीआई के नियंत्रण में नहीं आती थी, केवल राज्य सरकारें इनको नियंत्रित करती थी, लेकिन बाद में इसे आरबीआई नियंत्रित करने लगी। ओके, तो इन पर दोहरा नियंत्रण हो गया। तो कोऑपरेटिव बैंक्स ऐसी बैंक है जिन पर दोहरा नियंत्रण होता है, एक आरबीआई का होता है, दूसरा राज्य सरकार का होता है। राज्य सरकारों का काम होता है कि जो दैनिक कार्य होते हैं उनको देखता है, और जो आरबीआई होते हैं वो बैंकिंग व्यवस्था को नियंत्रित करती है। ओके, तो चलिए हम इस वीडियो को यहाँ पर ही फिनिश करते हैं। आप लोग पॉलिटी भी देख सकते हैं। देखिए जिस तरह से मैं इकोनॉमिक्स इतने अच्छे से पढ़ाता हूँ, वैसे मैं पॉलिटी भी बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए पढ़ाता हूँ, जो यूपीएससी से लेकर के स्टेट पीसीएस और लोअर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख सकते हैं। आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर सर्च करें पॉलिटी बाई आरजी सर। जैसे ही आप पॉलिटी बाई आरजी सर सर्च करेंगे तो आपको सारी सीरीज मिल जाएंगी। अभी मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दिए, आप लोग देख सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत कुछ अच्छे से समझाया है। पार्ट नंबर 2 से स्टार्ट करिए। पार्ट नंबर 1 था वो थोड़ा सा ऐसे हो गया था, उस टाइम मेरा मूड ऑफ था, तो थोड़ा सा उसमें डिस्टर्ब हो गया था। ओके, तो मैं दोबारा से वो पार्ट बना के डाल दूंगा, तो पार्ट नंबर 2 से आप लोग देख सकते हैं। चलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही फिनिश करता हूँ। आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग मेरा थोड़ा सपोर्ट करिए, अभी थोड़ा चैनल नया है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। चलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर फिनिश करता हूँ।